चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इकोनॉमिक्स में ना एनसीईआरटी जो हमने पूरी कवर करनी है उसका एक बार वो देख लेते हैं कि वर्टिकल कैसा होगा, कि कौन से चैप्टर कौन से टॉपिक में आएंगे। हाँ, क्यों पता नहीं? पॉलिटी आपकी 6:30 बजे होगी। अभी एक फर्स्ट हाफ ऑफ योर क्लास वुड बी इकोनॉमिक्स और सेकेंड हाफ वुड बी पॉलिटी, जो भी बचा रहेगा वो हो जाएगा। क्यों? पॉलिटी के माइंडसेट से आए थे, इकोनॉमिक्स का माइंडसेट फटाफट चेंज कर लो। फिर हो गया एक ही बारी में। चलो, जैसे ना 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं हम इकोनॉमिक्स को। जिसमें आपके सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, पहला टॉपिक होगा, लिख लेना ये, क्योंकि एनसीईआरटी इसी यही चैप्टर्स कर लेना। पहला होगा एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें कौन से चैप्टर्स होंगे? इसमें 10th की एनसीईआरटी है, उसका चैप्टर 2, ठीक है, और 11th की जो एनसीईआरटी है उसके चैप्टर्स हैं 1, 2, 3 और 10th। ठीक है, जो 10th वाला चैप्टर होगा ना, ये थोड़ा कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा बाकी इकोनॉमी से। जो 11th का 10th वाला चैप्टर है ना, 11th एनसीईआरटी का, वो है कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना कैसे पैरेलली चल रही थी, कौन किसको ओवरटेक कर गया, किस टाइम पे ओवरटेक कर गया, ऐसे कंपैरिजन है डेवलपमेंट का। ठीक है, एनसीईआरटी है सारी बुक से। 10th की एक एनसीईआरटी है, 11th की है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, लिख देता हूं, चलो मैं। 11th की है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, और 12th की आपने सिर्फ एक ही एनसीईआरटी लेनी है, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखा होगा। ठीक है, तो 11th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके चैप्टर्स हैं ये। ठीक है जी, चलो। सेकेंड वुड बी डेवलपमेंट वाला पार्ट है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, पॉवर्टी, ये सारी चीजें। इसमें है 9th के 2 चैप्टर्स हैं, 2nd एंड 3, 9th की जो एनसीईआरटी है। 10th का चैप्टर होगा 1, 11th का होगा 4, 5 और 9th। ठीक है, और डेवलपमेंट में ना एक आपके जो 10th की एनसीईआरटी है उसमें एक चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स का, तो वो इसी में अलग से कर लेंगे। फिफ्थ चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स एंड ऑल दैट। थर्ड है एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स, इंडस्ट्री वगैरह। एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स, इसमें है 9th, इलेवेंथ के हैं 6, 7, 8। ठीक है, 9th का फर्स्ट एंड सेकेंड, 11th के 6, 7, 8। अब जो बाकी 2 लेक्चर्स हैं उसमें है मैक्रो इकोनॉमिक्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1, मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2। ठीक है, उसमें पूरी 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक कवर होगी, प्लस 10th का 3rd चैप्टर कवर होएगा। ठीक है, तो वो शुरू में होएगा, उसके बाद जैसे आप लिख ही लो मैक्रो इकोनॉमिक्स 1, मैक्रो इकोनॉमिक्स 2, उसमें पूरी 12th की एनसीईआरटी कवर होगी और 10th का चैप्टर 3 कवर होएगा। 2 लेक्चर्स में होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स फाउंडेशनल है,
इट इज इंपॉर्टेंट। बाकी सारे चैप्टर्स अभी भी क्लियर हो जाएंगे, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स करने के बाद और ज्यादा क्लैरिटी से समझ आएगा। ठीक है, ठीक है, लिख लिया सारा। चलो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें तो हम कर लेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, हाँ जी, जीडीपी का नाम सुना है? क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेफिनेशन छोड़ो, वैसे क्या होता है? व्हाट इज जीडीपी? वैल्यू ऑफ दैट वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्लोजर कम ठीक नहीं है डेफिनेशन, बट स्टिल गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। ठीक है, और या कमेंट और कोई डेफिनेशन? बिल्कुल क्लोज है बट नॉट एक्यूरेट। क्या होगा? और जीडीपी अगर ऊपर हो रहा है तो इकोनॉमी तो बढ़ ही रही है, ये तो ठीक है। चलो जीडीपी क्या होता है लिखो। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, total value of final goods and services produced in an economy, produced in an economy in an year. Final value of total value of final goods and services produced in an economy in an year. ठीक है, underline the word final because ये important है कि final क्या है। मार्केट में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, लोग उसे बेचने के लिए ही बना रहे हैं। अगर बेचने के लिए बना रहे हैं तो जितने का बिकेगा उतने पैसे उन्हें मिलेंगे, जितने उन्हें पैसे मिलेंगे उसी से ही तो लोगों की तनख्वाहें जाएंगी। सो इन अ वे जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उतनी ज्यादा नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। तो जीडीपी ग्रोथ रेट को हम ये भी कहते हैं कि नेशनल इनकम ग्रो कर रही है। ओके, सो ये नेशनल इनकम है। नाउ फाइनल गुड्स क्यों लिखा है? There are two types of goods, final goods and intermediate goods. ठीक है, फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जैसे ये पेन है, दिस इज अ फाइनल गुड। इसको बनाने में जो इंक लगी, ये प्लास्टिक लगा, दे वर इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल और इंटरमीडिएट में क्या फर्क है? इंटरमीडिएट गुड्स वो हुए जो कंज्यूम हो जाते हैं कोई नया गुड बनाने में। फाइनल गुड वो हुए जो फाइनली बिकने की कगार पे हैं, बस अब ये कंज्यूम होंगे। दीज आर फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। बिल्कुल ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? ये पेन हो गया फाइनल गुड। ठीक है, ब्रेड क्या है? फाइनल गुड आप कंज्यूम कर रहे हो। जो घर आपके घर में जो ब्रेड आ रही है ना, दैट इज फाइनल गुड। जो ब्रेड निक बेकर्स के जा रही है, दे इंटरमीडिएट। एग्जैक्टली, व्हाई? बिकॉज ही इज यूजिंग इट टू मेक सैंडविचेस एंड ऑल, है ना। तो वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, प्रोसेस पे डिपेंड करता है। गुड पे इतना डिपेंड नहीं करता, उसके सप्लाई चेन पे डिपेंड करता है कि वो कहां एग्जिस्ट करता है। अगर वो आगे यूज होगा कोई नई चीज बनाने में तो वो क्या होगा? इंटरमीडिएट। अगर फाइनली बस बिकने का है तो क्या होगा? फाइनल गुड। ठीक है। नाउ जीडीपी इज टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। हम इंटरमीडिएट गुड्स नहीं देखते, सिर्फ फाइनल गुड्स देखते हैं। व्हाई? फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, एक इकोनॉमी है वो बस ना एक ब्रेड बनाती है। ठीक है, 60 रुपीज की ब्रेड बनाती है और कुछ नहीं बनाती, तो इस इकोनॉमी की जीडीपी क्या होगी? 60 रुपीज। ठीक है, एक ब्रेड बनाती है। अब इस ब्रेड को बनने के लिए ना 40 रुपए की व्हीट लगी थी, 20 रुपए की लेबर लगी थी, फाइनल वैल्यू 60 रुपए की होगी। ठीक है, 40 क्या था? ये 40 रुपए का क्या था जो व्हीट थी? कौन सा गुड हुआ? ये इंटरमीडिएट। 60 रुपए का ये क्या हुआ? अब अगर मैं इंटरमीडिएट भी गिन लूं तो
तो जीडीपी कितनी आएगी 100, पर अगर सिर्फ फाइनल गिनूं तो कितनी आएगी 60। मैं ये 40 अलग से क्यों नहीं गिन रहा, बिकॉज इस 40 की कॉस्ट ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, 40 प्लस लेबर तभी तो 60 हुआ। मैं इसे दोबारा यूज कर लूंगा तो एम आई नॉट डबल काउंटिंग, है ना। इस फिनोमिना को यही कहते हैं डबल काउंटिंग। द रीजन वाई, ये लिख लो, द रीजन वाई वी डू नॉट, द रीजन वाई वी डू नॉट include intermediate goods, the reason why we do not use intermediate goods for GDP calculation, is to avoid double counting, ठीक है, अंडरलाइन करके लिखना। ठीक है जी, डबल काउंटिंग। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। यहां तक सबको क्लैरिटी है कि जीडीपी इज टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। फर्क पता है फाइनल और इंटरमीडिएट के बीच में, क्लियर। अब ना फाइनल गुड्स की भी किस्में हैं, टाइप्स हैं, ठीक है, उससे पता चलता है, कई नए कॉन्सेप्ट उससे क्लियर होते हैं। अब देखते हैं हम फाइनल गुड्स। नाउ फाइनल गुड्स जो है ना, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कंज्यूमर, कैपिटल। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब इसमें भी ना कोई रिजिड क्लासिफिकेशन या डिपेंड करता है आप यूज कैसे कर रहे हो। कंज्यूमर गुड्स वो होंगे जो कंज्यूम कर रहे हैं हम, कैपिटल गुड्स वो होंगे जिन्हें आप यूज करते हो कुछ और चीज बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, टूल्स, आप नई चीजें बनाने के लिए यूज करते हो, सो दे आर कैपिटल गुड्स, ठीक है। क्लोथ्स, गाड़ी, ये सारे क्या हुए, कंज्यूमर गुड्स। कॉफी, पेन, क्या हुए, कंज्यूमर गुड्स, बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग देम। कंज्यूमिंग का मतलब फिजिकली ऐसे कंज्यूमिंग नहीं है कि मैं पेन खाता हुआ पकड़ा गया तो ही कंज्यूमर है ना। कंज्यूमर गुड्स यूज हो रहा है, फाइनल यूज हो रहा है। फाइनल यूज का आप डिसाइड कैसे करोगे कि व्हाट इज फाइनल यूज एंड व्हाट इज नॉट फाइनल यूज। जब इकोनॉमिक फ्लो से कोई गुड बाहर निकल जाता है ना, उसे कहते हैं वो फाइनली यूज हो गया। इकोनॉमिक फ्लो का मतलब मैंने ये पेन खरीदा, मैंने आगे कहीं बेचना नहीं है, इसे मैं अपने यूज के लिए रख रहा हूं। दैट मीन्स दिस पेन इज आउट ऑफ इकोनॉमिक फ्लो। जब हो गया बाहर तब फाइनल गुड है वो, और कंज्यूम हो रहा है तो कंज्यूमर है। अगर यही इसको यूज करते हुए मैं कोई और नया गुड बना रहा हूं या कोई सर्विस दे रहा हूं, देन इट विल बिकम कैपिटल गुड। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच एड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कुछ और बनाने का। मशीन्स होगी, टूल्स हो गया। अब व्हाट इज दिस पेन, कंज्यूमर और कैपिटल? कंज्यूमर गुड, डिपेंड्स अगेन। कैपिटल क्यों, कैपिटल क्यों ना? हाँ, क्या करवा रहा हूं यहां पे मैं, जो यूज करा के एग्जैक्टली। एजुकेशन इज अ सर्विस, तो ये मैं यूज कर रहा हूं आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो दिस इज अ कैपिटल गुड। दिस बोर्ड इज अ कैपिटल गुड। एसी, बिल्डिंग, सब कुछ है कैपिटल गुड, बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ सर्विस। सिमिलरली अगर मैं घर में यूज करता तो क्या होता है, ये कंज्यूमर गुड। प्रीलिम्स में ना कई बार ऐसे फंसाने वाले सवाल पूछे जाते हैं कि आपको फंसा दिया जाए। जो आप कन्वेंशनली सोचते आ रहे हो ना, टीवी, फ्रिज, क्या होंगे वो? टीवी, फ्रिज आप करोगे कंज्यूमर गुड, बट आगे कैवियाट डाल देंगे कि फ्रिज यूज्ड इन मोनिकाज बेकरी है जो, क्या होगा फिर वो? कैपिटल गुड, ठीक है। स्विफ्ट डिजायर, ठीक है, क्या होगा? कंज्यूमर या कैपिटल या डिपेंड्स? डिपेंड्स, बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली। अगर मैंने खरीदी है तो कंज्यूमर गुड, अगर टैक्सी सर्विस के लिए खरीदी गई है तो कैपिटल गुड, बिकॉज उसे मैं यूज कर रहा हूं क्या प्रोवाइड करने के लिए? ट्रांसपोर्ट सर्विस। एग्जैक्टली ये चीज है, ठीक है। लिख लो कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल।
consumer goods. Goods like food, clothing, services, etc. Goods like food, clothing and services, etc. are consumed when purchased by ultimate consumer. Are consumed when purchased by the ultimate consumer. ये हुआ कंज्यूमर गुड. कैपिटल गुड क्या होगा? those goods which are of durable character, those goods which are of durable character and are used in production process, example tools, machines, etc. ठीक है. एक फार्मर एक प्लो खरीदता है, हल. फार्मर एक प्लो खरीदता है, क्या है वो? कंज्यूमर या कैपिटल? क्यों कैपिटल है? खेती के लिए कर रहा है, मार्केट में बेचने के लिए कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है चीजें. सिमिलरली वो ट्रैक्टर खरीदता है, ट्रैक्टर होना तो कंज्यूमर गुड चाहिए, बट वो किस लिए यूज कर रहा है? खेत में चलाने के लिए, तो कैपिटल गुड हो जाता है वो. क्लियर? ठीक है. तो क्या हुआ वो? प्लो क्या हुआ? कैपिटल गुड. क्लियर? अब ना ड्यूरेबल कैरेक्टर लिखा है आपने कैपिटल गुड्स. अगर वो उसको सेल ना करे, सेल तो कर ही नहीं रहा वो. कैपिटल गुड भी आगे सेल नहीं होते. तब कैपिटल नहीं है ना. एड इन प्रोडक्शन प्रोसेस. प्रोडक्शन किस चीज की? मार्केट में बेचने के लिए. ये जो सर्विस है, अगर मैं अपने भाई बहनों को दे रहा होता तो ये कंज्यूमर गुड्स ही होते, बट ये मार्केटेबल सर्विस दे रहा हूं. यू हैव गिवन फीस वगैरह, है ना, तो इसीलिए मार्केटेबल सर्विस है. तो सर उसमें भी तो वो फिर फाइनल गुड कैसे हुआ? उसका प्राइस तो उसमें दोबारा से लगा. किसका? प्रोडक्शन प्रोसेस में है. ये नहीं है कि फाइनल गुड बनाने के लिए ही कैपिटल गुड लग रहा है. किसी भी चीज का इंटरमीडिएट गुड बनाने के लिए भी जो आप मशीन यूज कर रहे हो वो कैपिटल गुड का ही पार्ट है. ठीक है. मैं तो ये बता रहा था कि फाइनल और इंटरमीडिएट में जो फर्क है ना, वो है इकोनॉमिक फ्लो का. जब कोई चीज इकोनॉमिक फ्लो से आउट है वो फाइनल है. जब इकोनॉमिक फ्लो में है, जैसे प्लास्टिक जो इसको बनने में लगा वो इकोनॉमिक फ्लो में था, तभी इंटरमीडिएट गुड था. जैसे आपने वो बताया कि इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, उनका प्राइस हम फाइनल में डबल काउंटिंग ना हो इसलिए करते हैं. हाँ, बट जब ट्रैक्टर उसने लिया वो भी तो उसने आगे. पर वो ट्रैक्टर तो फाइनल गुड है. बेच थोड़ी रहा है ट्रैक्टर. सर बेच नहीं रहा, बट वो उससे जो वीट बना रहा है वो बेच रहा है. ट्रैक्टर थोड़ी बेच रहा है. वीट बना रहा है वो बेच रहा है, पर वो ये थोड़ी है कि वो उसका प्राइस भी तो वहां पे करेगा ही. नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ टूल्स मशीन्स का देखते हैं. ठीक है ना. हाँ, इंक्लूड कर लेगा, बट हम वो है फाइनल गुड. तभी तो फाइनल गुड. नहीं नहीं नहीं, वो डबल काउंटिंग का है. वो पैसे भी तो उसी चीज के ले रहा है ना, ऑलरेडी इंक्लूडेड है. ठीक है ना. ऐसा नहीं है, वो डबल काउंटिंग नहीं होगा. फाइनल गुड्स में तभी तो है कंज्यूमर और कैपिटल. फाइनल गुड बनाने की ही कैपिटल करेंगे, फिर तो बहुत सारी कैपिटल गुड्स मशीन वगैरह तो वैसे ही बेकार कर दिया आपने, उसे काउंट ही नहीं कर रहे. गुड को फाइनल कब आप किस हिसाब से आपने देखना है? इस हिसाब से देखना है कि वो अब इकोनॉमिक फ्लो के आउट है, से बाहर है. फार्मर ने जो ट्रैक्टर खरीदा है वो आगे बेच नहीं रहा या उसमें कुछ एडिशन नहीं कर रहा. जिस कंपनी ने ट्रैक्टर बनाया उसने जो लोहा परचेज किया था और जिससे ट्रैक्टर बनाया था वो था फाइनल गुड. हाँ, वो जो लोहा वगैरह है दैट इज इंटरमीडिएट गुड. ट्रैक्टर जो बनाया वो फाइनल गुड है. ठीक है ना. ये चीज है. कैपिटल गुड जो टूल्स मशीन्स हैं वो फाइनल गुड ही हैं. हाँ जी. क्या कंज्यूमर गुड होगा? कंज्यूमर गुड इकोनॉमिक फ्लो, कंज्यूमर और कैपिटल के बीच में डिफरेंस नहीं है. इकोनॉमिक फ्लो है फाइनल और इंटरमीडिएट के बीच में. जो सैंडविच आपने बनाया, आपने बेचा तो नहीं, आपने खुद ही खाया, तो वो ब्रेड फाइनल गुड थी, क्योंकि ब्रेड इकोनॉमिक फ्लो से आउट होगी. पर निक बेकर्स के लिए ब्रेड इकोनॉमिक फ्लो से आउट नहीं हुई, क्योंकि वो सैंडविच बेच रहा है आगे. सैंडविच फाइनल गुड होएगा निक बेकर्स के लिए, आपके लिए कुछ भी नहीं होगा. कुछ भी नहीं होगा. आपके लिए ब्रेड ही फाइनल गुड था.
हाँ की सर्विस दिंदे हैं वो तो अगर नहीं बेच रहे आगे वो तो वो फाइनल गुड है जो उन्होंने प्रोक्योर किया था। जैसे एनजीओ क्या कर रही है, रेस्टोरेंट से मान लो खाना प्रोक्योर कर रही है और हम सबको खिला रही है। अगर हम सबको फ्री में खिला रही है तो वो ना वो फाइनल गुड था ही नहीं। फाइनल जो प्रोक्योर करा था रेस्टोरेंट से वो है। सर्विस भी वो कोई नहीं दे रहे, कंज्यूमर गुड ही है वो, कैपिटल नहीं है। और खाना वगैरह तो जो वो दे रहे हैं वो तो मशीन वगैरह है ही नहीं ना, प्रोडक्शन प्रोसेस में थोड़ी यूज हो रहा है वो। सर्विस अगर मार्केटेबल हो कि एनजीओ पैसा लेता हो तो बात अलग है, ठीक है। ठीक है जी। अब ना कंज्यूमर गुड में एक टाइप होती है, एक तो जो आप रेडीली कंज्यूम कर लेते हो, एक ड्यूरेबल्स होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अभी हमने कैपिटल गुड में ये लिखा था ना, दीज आर ऑफ ड्यूरेबल कैरेक्टर, चलते हैं सालों साल, है ना। वैसे ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी सालों साल चलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कैपिटल गुड्स हैं ये कंज्यूमर गुड ही। इसका एग्जांपल कंज्यूमर ड्यूरेबल का टीवी, फ्रिज, गाड़ी, कपड़े, ये सारे क्या हुए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ठीक है जी, कंज्यूमर गुड में ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। एनी डाउट्स? रेडियो प्रोक्योर्ड बाय मी, मैंने कहीं से रेडियो बाय करा, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, घर पे गाने सुनता हूं बस, तो वो क्या होगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल। सिमिलरली मैं उस रेडियो को यूज करता हूं सर्विस कोई भी प्रोवाइड करने के लिए, म्यूजिक या कुछ भी, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, कैपिटल गुड, है ना। जब तक मैं उसको मार्केट नहीं कर रहा, यूज नहीं कर रहा मार्केटेबल चीज के लिए, तब तक वो क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल। जब उससे मैं पैसा कमा रहा हूं तब वो क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड। बस यही फर्क है, ठीक है। अब जीडीपी की क्या डेफिनेशन थी, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी इज इक्वल टू कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज प्लस कैपिटल गुड्स। टोटल वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स प्लस टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स, ऐसा कह सकते हैं जीडीपी को। जब है ही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, तो उसमें से कुछ कंज्यूमर होंगे, उसमें से कुछ कैपिटल होंगे, ठीक है। जो कैपिटल गुड्स वाला पार्ट है ना, उसे कहते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। इसे कहते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। एक इकोनॉमी में जितने कैपिटल गुड्स हैं वो उसकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, क्लियर। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे नोशंस हैं। एक और बात याद रखना है, मैं बताना भूल गया, जीडीपी में शेयर मार्केट इंक्लूडेड नहीं है। शेयर मार्केट में कुछ मार्कर लिख दिया, शेयर मार्केट में कोई भी उतार चढ़ाव होता है, जीडीपी उसमें इंक्लूड ही नहीं करते। जीडीपी में शेयर मार्केट ऊपर गई नीचे गई, जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं है। सेकंड, जीडीपी में सेकंड हैंड मार्केट इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर मैं ये कहूं ना कि हाँ एकदम से आप मेरी गाड़ी को इंटरमीडिएट गुड बना दो क्योंकि मैंने कार बाजार में बेच दी, ऐसा नहीं है, क्योंकि सेकंड हैंड मार्केट ही नहीं है इंक्लूडेड, वो फाइनल गुड ही है, शेयर मार्केट नहीं होगी। सिमिलरली ऑल द कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन ईयर विल बी कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट में कितना प्राइस ऊपर गया या इकोनॉमी में कितने लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद ली, उसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, कहते हैं, पर वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट होती है। आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा, दैट इज योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट। पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने वैल्यू के कैपिटल गुड्स बने, दैट इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कुछ नहीं, ये एफडीआई, एफआईआई, अगर ये हमारे कंट्री में ज्यादा बढ़ते हैं, आप ये नहीं कहोगे कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। जब तक वो एफडीआई कैपिटल गुड्स बनाने में यूज नहीं होती, तब तक वो एफडीआई इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में यूज नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी हमारी इस बार आई, मान लो 2 ट्रिलियन की, 2 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी आ गई, और एफडीआई आ गई $120 बिलियन की उसी साल।
इसका मतलब ये नहीं है कि 120 बिलियन आप ऐड कर दोगे। FDI, FII, those are not considered as investment from India's point of view. This is not how economists define investment. ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल। ठीक है, इकोनॉमिस्ट में जब भी आपसे पूछेंगे व्हाट इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट, तो आपने कहना है टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, दैट्स इट। उसमें एफडीआई इंक्लूडेड नहीं है, एफडीआई नहीं इंक्लूडेड है, उसमें एफआईआई इंक्लूडेड नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि शेयर मार्केट तो हमने हटा दी ना, है ना। शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, गोल्ड लोग कितना खरीद रहे हैं, दैट इज पर्सनल इन्वेस्टमेंट, नॉट ग्रोस इन्वेस्टमेंट। टोटल वैल्यू ऑफ, लिख लो ये चीज ग्रोस इन्वेस्टमेंट में, टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड, टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड in an economy is called gross investment. सिर्फ प्रोड्यूस हो गया, सेल नहीं हुआ, तो भी इंक्लूड होगा। प्रोड्यूस हो गया, सेल नहीं हुआ, उस पे आते हैं अभी, कि इन्वेंट्री स्टॉक करते गए आप, हाँ, उस पे आते हैं अभी। अच्छा पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट हो गया क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब ना एक जो टूल या मशीन है वो तो 10 साल भी चलता है, पर जीडीपी को हम कहते हैं टोटल अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन ईयर। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है, उस साल जो कैपिटल गुड्स बने हैं या पहले भी जो आप बना चुके हो कैपिटल गुड्स, उनकी वैल्यू भी इंक्लूडेड है ना। इन्वेस्टमेंट जो होगी ना, वो इन्वेस्टमेंट होगी टोटल की। हम पता है कैलकुलेट करते हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज, इस साल जो नए कैपिटल गुड्स आपने डाले हैं दैट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, पिछले साल तक आपने इतना इन्वेस्ट करा हुआ था, अब आपने और कैपिटल गुड्स बना दिए, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। अब चेंज इन ग्रोस इन्वेस्टमेंट अलग चीज होगी। व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट, लिखो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रोस माइनस डेप्रीसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रोस माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, डेप्रीसिएशन क्या होता है? हाँ, कैपिटल गुड्स हैं, हर कैपिटल गुड की कुछ तो लाइफ है, गाड़ी की, मशीन की कुछ लाइफ है 10 साल वगैरह। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी की लाइफ है 10 साल की, दैट मीन्स हर साल 1/10 वो गाड़ी खत्म हो रही है ना। तो सिमिलरली अगर एक साल में मैं 20 कैपिटल गुड्स ऐड करता हूं, तो ऐसे ही 1/10 कोई 1/20 कुछ कैपिटल गुड्स खत्म भी हो रहे हैं, एक साल में खत्म भी हो रहे हैं कुछ कैपिटल गुड्स, तो उनको मैं माइनस कर लूंगा। तो क्या होता है, हर गुड का डेप्रिसिएशन रेट अलग है, किसी का 1/10 है, किसी का 1/20 है। मैं ओवरऑल पूरी इकोनॉमी का कोई एवरेज ले लेता हूं, ठीक है, और उससे कैलकुलेट करता हूं। तो जितने मैंने नए गुड्स ऐड करे वो तो होगी ग्रोस इन्वेस्टमेंट, माइनस कुछ कैपिटल गुड्स जो डेप्रिसिएशन करके खत्म हो गए, वो मैं कर दूंगा माइनस। दैट मीन्स कि नेट मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट और करी है, कुछ मैंने नए डाले, कुछ खत्म हो गए, तो माइनस करूंगा उसे, और दैट विल गिव मी नेट इन्वेस्टमेंट। इसमें किसी को कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लो, होता है कई बार क्लैरिटी नहीं होती इसमें। वो ये अकाउंटिंग टर्म है, ये अकाउंटिंग टर्म है, कैसे भी वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ी की ऐसा थोड़ी है 1/10 खत्म होती है, मेंटेन अच्छे से करो तो ठीक चलती रहेगी, है ना। तो वैसे ही ना, बस आप अकाउंटिंग टर्म है कि अगर लाइफ इतनी है किसी गाड़ी की 15 साल, तो आप मान के चलते हो कि 1/15 हर बारी कम हो रही है। इंश्योरेंस कराते हो कार, उसमें जो आपका प्रीमियम है उसमें करंट वैल्यू देखते हैं ना गाड़ी की, हर साल वैल्यू कम होती रहती है, प्रीमियम भी आपका कम होता रहता है ना। तो इसी हिसाब से तो आप एवरेज लगा लेते हो कि आज तक कितने कैपिटल गुड्स बने थे,
डेप्रीसिएशन क्या चल रही है, माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगी नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर, ग्रोस एंड नेट। बिकॉज आपने जीडीपी सुना होगा फिगर, देयर इज दिस फिगर विच इज कॉल्ड, या मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जिसका नाम है एनडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब भी आपको कभी जी से एन करना हो ना, आगे और सारी चीजें भी आएंगी, जीएनपी, एनएनपी, है ना, जब भी जी से एन करना है तो डेप्रीसिएशन माइनस करनी है आपने, है ना। इसमें आप यूज करोगे कैपिटल गुड्स जिनमें से डेप्रीसिएशन माइनस नहीं करी, इसमें आप यूज करोगे कैपिटल गुड्स जिसमें से आप डेप्रीसिएशन निकाल चुके हो। एनडीपी वुड बी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है जी। चलो, एनी डाउट इन दिस? नन, ठीक है, चलो। हेडिंग डालो छोटी सी, स्टॉक वर्सेस फ्लो। स्टॉक वर्सेस फ्लो। स्टॉक वर्सेस फ्लो कुछ नहीं है, कुछ ना इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे जीडीपी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारी चीजें होगी। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना इकोनॉमिक्स के, वेरिएबल्स हैं, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स हैं, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ को हम कहते हैं दीज आर स्टॉक कॉन्सेप्ट, कुछ को हम कहते हैं दे आर फ्लो कॉन्सेप्ट्स। फर्क क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट्स वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए आपको टाइम पीरियड बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप में से किसी से पूछूं कि आपकी इनकम क्या है, तो आप बोलोगे 50,000, ठीक है। अब मेरे मन में दूसरा सवाल नहीं आएगा कि अच्छा 50,000 तो ठीक है, पर कितने टाइम में, दिन की, साल की, महीने की, हफ्ते की? टाइम पीरियड बताना जरूरी है ना वो 50,000 को कुछ मीनिंग देने के लिए, है ना। दैट मीन्स इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सिमिलरली मैं आपसे ये पूछूं कि आप पे कर्जा कितना है, तो उसमें तो टाइम पीरियड बताने की जरूरत नहीं है। मैं क्या पूछ रहा हूं, आज इस डेट को इस टाइम पे आप पे कितना कर्जा है, आप कहोगे 20 लाख, ठीक है। तो दैट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम बताना पड़ रहा है मुझे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना कर्जा इकट्ठा हो चुका है आप पे, तो कर्जा वुड बी स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें टाइम पीरियड बताना पड़ रहा है। जीडीपी इज अ फ्लो या स्टॉक? फ्लो, बिकॉज क्या था, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन ईयर इन एन इकोनॉमी। नेशनल इनकम, फ्लो कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। टोटल डेट, स्टॉक कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। स्टॉक और फ्लो ऐसे होते हैं, स्टॉक होगा जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम बताना है, फ्लो कॉन्सेप्ट जिसमें पीरियड ऑफ टाइम बताना है, तभी डेफिनेशन का कोई मीनिंग है, नंबर का कोई मीनिंग है। जीडीपी अगर कोई बोले कि इंडिया की जीडीपी है $30 ट्रिलियन, है ना, पर वो तो हम मान के चलते हैं कि जीडीपी की डेफिनेशन में है इन एन ईयर। अगर ऐसा ना होता तो नेक्स्ट सवाल यही बनता कि कितने टाइम में बनाए हैं भाई इतने गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी। तो स्टॉक फ्लो में ये एक एक लाइन लिख लो। स्टॉक, स्टॉक में लिखो कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स दैट आर डिफाइंड, concepts that are defined at a particular point of time. Concepts that are defined at a particular point of time. Example, total capital goods. Example, total capital goods, total debt, etc. Total capital goods, total debt, etc. Flow, flow. These are concepts. These are concepts that make sense. That make sense only when a specific time period. That makes sense only when a specific time period is attached to it, is
अटैच टू इट। एग्जाम्पल आप बताओ, एग्जाम्पल क्या होगा इसमें? इनकम, जीडीपी, है ना, लिखो नेशनल इनकम, जीडीपी, प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट। प्रॉफिट में भी तो ये होता है कितना प्रॉफिट हुआ तेरे को, तो ये बोलोगे इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, इस महीने कितना प्रॉफिट हुआ, आज के दिन में कितना कमा लिया, राइट? तो टाइम पीरियड बताना पड़ता है। ओके या इलीगल नहीं, कैसे करोगे? वो तो है ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। इंडिया की जो जीडीपी है, जितनी जीडीपी है ना, उससे शायद कई लोग कहते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि दुगनी अंडरग्राउंड जीडीपी है, जो कैलकुलेट ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ चौराहों पे या लाइट्स पे भीख मांगने वाले होते हैं, उनको देते हो पैसा, उनकी दिन की टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही सही बिजनेस है वो, पर एक्सप्लॉइट करने वाला बिजनेस है, ठीक है? वो जीडीपी कैलकुलेशन में क्यों आएगा? क्या सर्विस दे रहे हैं वो? इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है नहीं, ठीक है? वैसे ही बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो जीडीपी में कहाँ आएगी? अंडरग्राउंड एक्टिविटीज कहेंगे उन्हें, ठीक है? कई लोग हैं जैसे इट्स नॉट, मतलब इट्स नॉट, सिमिलरली ड्रग ट्रेड कर रहे हैं, जो ड्रग्स में पैसा डाल रहे हैं, ड्रग से पैसा कमा रहे हैं, कहाँ रजिस्टर होगा? ये थोड़ी होगा कंज्यूमर गुड्स में आप ये थोड़ी लिखोगे ड्रग्स, है ना? दैट वोंट मेक सेंस। ड्रग्स और उसकी भी टाइप्स लिख रहे हो, नहीं होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लोगों के नाम थोड़ी लिखोगे उसमें कंज्यूमर गुड्स में, राइट? वो अंडरग्राउंड। अब ये तो आप मानते ह्यूमन ट्रैफिकिंग से पैसा बहुत आता है, लोग इलीगली बहुत कमा रहे हैं, ड्रग से भी कमा रहे हैं, जीडीपी में कहाँ आएगा? मनी लॉन्डर करके आ जाता है, वो अलग चीज है, वो आगे जाके समझ आ जाएगा, ठीक है जी? एक बारी गो थ्रू जो भी अभी तक आपने पढ़ा है या लिखा है, 1 मिनट लगाना, लेट इट अब्सॉर्ब, ठीक है? उसके बाद कुछ नहीं समझ आता तो आस्क मी, फिर वील मूव अहेड। आप में से किन किन का इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है? बैकग्राउंड इन द सेंस पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में? अच्छा, क्या करा था आपने? बीकॉम। आपने? मैंने ना बीटेक में एक ऑप्शनल कोर्स किया। अच्छा, नहीं नहीं, वो काउंट नहीं है वो। ऐसे तो मैंने भी किया था, मैंने भी बीटेक करी है, ठीक है? वो उसमें था, बट वो मेजर सब्जेक्ट नहीं था ना आपका? प्रॉपर कोर्स था मैक्रो का, मतलब ये चीजों से यू आर फेमिलियर? अच्छा अच्छा, बीकॉम कर रहे हो? अच्छा 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 अच्छा। टोटल डेट क्या होगा? स्टॉक या फ्लो, यही क्वेश्चन है, क्या होगा? लॉजिक लगाया जाए। मैं पूछूं कि भाई साहब आप पे टोटल डेट कितना है, कर्जा कितना है, तो मेरे से ये क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाएगा कितने साल में कितना है, नहीं पूछा जाएगा आज कितना कर्जा है भाई तेरे पे, तो क्या हुआ? स्टॉक, बिल्कुल। स्टॉक एंड फ्लो। और ये भी याद रखना कि चेंज इन स्टॉक ऑलवेज बिकम्स अ फ्लो कैटेगरी। इन्वेस्टमेंट स्टॉक था, चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या बन गया? फ्लो। तो चेंज इन कोई भी स्टॉक कैटेगरी बिकम्स फ्लो कैटेगरी, ठीक है जी? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेशनल इनकम स्लैश जीडीपी कैलकुलेशन। नेशनल इनकम स्लैश जीडीपी कैलकुलेशन। ठीक है, एक ना डायग्राम बनाना आप, नेशनल इनकम स्लैश जीडीपी कैलकुलेशन, एक ही बात है अभी के लिए, ठीक है? मान लो एक इकोनॉमी है, दैट इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ फर्म्स, फर्म समझते हो, कंपनीज और हाउस होल्ड्स, है ना? ठीक है जी। अब इनमें एक्सचेंज क्या हो रहा है?
ठीक है, ये बनाओ, डायग्राम बनाओ। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी, ये एक मॉडल है जिस मॉडल के बेस पे हमने ना कैटेगरीज निकाली हैं, कैलकुलेशन जो है ना जीडीपी कैलकुलेशन के मेथडोलॉजीज निकाली हैं, इसी मॉडल पे बेस्ड है। देयर आर 3 मेथडोलॉजीज थ्रू विच वी कैलकुलेट जीडीपी, ठीक है, वो इस मॉडल के थ्रू है। नाउ दिस मॉडल हैज सर्टेन अजम्पशंस। एक, इसमें कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है। 2, ये जो इकोनॉमी है ना फर्म्स और हाउस होल्ड्स की, इसका कोई एक्सटर्नल ट्रेड नहीं है, किसी और कंट्री के साथ इसका ट्रेड नहीं है। अब इस अजम्पशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो फर्म्स हैं इनको क्या क्या चाहिए, ठीक है, कोई चीज बनाने के लिए किसी भी प्रोडक्शन हाउस को क्या क्या चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी को पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, एग्जैक्टली, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल। और यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलता है? लैंड से मिलता है आपको रेंट, लेबर से आपको मिलती है वेजेस, कैपिटल पे आपको मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप पे मिलता है प्रॉफिट। तो यही हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करेंगे आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई लैंड देगा, कोई कैपिटल देगा, कोई लेबर देगा अपनी, कोई एंटरप्रेन्योर भी निकलेगा इसी हाउस होल्ड से, ठीक है। और इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने की वजह से इनको कुछ इनकम्स मिलेंगी, रेंट मिलेगा, किसी को वेजेस मिलेंगे, किसी को इंटरेस्ट मिलेगा, किसी को प्रॉफिट मिलेगा। दिख रहा है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये लोगों को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं और बदले में ले रहे हैं फैक्टर इनकम, ठीक है। जो लेबरर काम कर रहा है इन फर्म में उसे वेजेस मिल रही हैं, जिसने लोन दिया इस फर्म को उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसने इसको लैंड रेंट पे दिया उसको रेंट मिल रहा है, और जो यहां से निकला है अंबानी अदानी टाइप वो प्रॉफिट कमा रहा है ना। है तो सारे हाउस होल्ड का पार्ट। सिमिलरली यही फर्म्स कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बना रही हैं। ये गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट के लिए बना रही हैं, तो बेचना इन फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज किन को बेचना है? इन हाउस होल्ड्स को। बदले में इनको क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर, स्पेंड कर रहे हैं कुछ मार्केट वैल्यू पे, गुड्स एंड सर्विसेज इधर गई, पैसा इधर गया, ऐसा ही होता है। और यही पैसा जो इनके पास आया दैट विल डिस्ट्रीब्यूट इनटू फैक्टर इनकम्स। डोंट यू एग्री? एक तरह से पैसा घूम ही जा रहा है। आपने इनसे चीजें ली, आपने इनको पैसा दिया, इनके पास जो पैसा है उसी से इन्होंने तनख्वाहें दी, रेंट दिया, प्रॉफिट दिया, और क्या रह गया? इंटरेस्ट, है ना, ये गया। तो एक तरह से इनके पास इनकम आई, इन्होंने फिर चीजें खरीद ली, बस घूम ही जा रहा पैसा। इकोनॉमी में पैसा मोस्टली ऐसे ही घूमता है, ठीक है। तो जीडीपी क्या होती है? नेशनल इनकम ही होती है। तो 3 तरीके हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। एक तो है आप ये टोटल फैक्टर इनकम कैलकुलेट कर लो, पूरी इकोनॉमी में सबके पास कितनी इनकम आ रही है, नेशनल इनकम आ जाएगी। दूसरा तरीका है आप ये सारी स्पेंडिंग कैलकुलेट कर लो, इक्वली होगी कि कितना खर्चा कर रहे हैं लोग गुड्स एंड सर्विसेज पे। तीसरा तरीका है कि इन्होंने किस वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, ठीक है, ये तीसरा तरीका हो गया। तो यही 3 तरीके हैं। स्पेंडिंग इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड, दिस इज कॉल्ड इनकम मेथड, एंड दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड
और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, राइट डाउन मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। उसमें पहला लिखो, अब हम ये तीनों अलग अलग से देखते हैं। फर्स्ट लिखो वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड। वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड, जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका। ये बना लिया सबने? शुड आई इरेज कर दूं? हाँ जी, सर आपने बताया जीडीपी इज इक्वल टू कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। सर कोई फर्म है जिसने मतलब प्रोडक्ट्स मार्केट में मतलब बनाए हैं, मैन्युफैक्चर की है, बट सर उसके सर प्रोडक्ट सेल ही नहीं हुए मार्केट में। अभी आता हूँ, बस आने ही वाला था। उन्होंने भी वही पूछा था क्वेश्चन, इन्होंने पूछा था, है ना? आपने पूछा था ना, इन्वेंट्री इकट्ठी हो जाती है, आपने बनाया, स्टॉक इकट्ठा होता गया, वो देखते हैं अभी आगे। ओके, पहला है वैल्यू एडेड। स्लैश प्रोडक्ट मेथड। इसमें पता क्या होता है, एक फर्म है, ठीक है, इसकी वैल्यू एडेड क्या होगी, इसने कितनी वैल्यू ऐड करी है। वैल्यू ऐड कैसे पता चलेगा? जैसे कि एक ब्रेड मैन्युफैक्चरर है, उसने 40 की व्हीट खरीदी, 60 की ब्रेड बेच रहा है, दैट मीन उसने वैल्यू कितनी ऐड करी है? 20 रुपए की, राइट? 40 की तो उसने व्हीट खरीद ली, ठीक है, 20 रुपए अपने खुद उसने स्किल वगैरह लगाया अपना, ठीक है, और 60 की ब्रेड बेच रहा है, तो 60 होगी फाइनल वैल्यू, 40 होगी इंटरमीडिएट वैल्यू, और जो उसकी वैल्यू एडेड थी वो क्या होगी? 60 माइनस 40 दैट इज 20, ठीक है। तो वैल्यू एडेड बाय वन फर्म वुड बी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ये एक फर्म की वैल्यू होगी, है ना? सिमिलरली आप इंडिया में जितनी भी फर्म्स हैं सबकी वैल्यू ऐड कर दो, सबकी वैल्यू एडेड ऐड कर दो। ये साइन पता है इंजीनियरिंग, ये समेशन, है ना? तो एफ आई है एक फर्म, ठीक है, तो समेशन डालोगे, दैट मीन जितनी भी फर्म्स हैं सबकी वैल्यू एडेड आप ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रोस वैल्यू एडेड। और ग्रोस वैल्यू एडेड वुड बी एज ऑफ नाउ, इन दोनों में थोड़ा सा सटल डिफरेंस है, वो हम आगे जाके देखते हैं, बट ये हो जाएगा जीडीपी। ग्रोस वैल्यू एडेड विल बी जीडीपी, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। क्योंकि जो वैल्यू एडेड होगी, फॉर एग्जाम्पल 60 रुपए की मैंने ब्रेड बेची, 40 रुपए का मैंने क्या करा था? इंटरमीडिएट गुड्स खरीदे थे। जो 20 रुपए मैंने कमाए वही तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ना वेजेस में, उसी से मैं रेंट दूंगा, उसी से मैं इंटरेस्ट भी दूंगा अपना, और उसी से प्रॉफिट भी कमाऊंगा, वही तो इनकम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सारी फर्म्स की अगर आप वैल्यू एडेड ऐड कर दोगे तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी, क्योंकि वही वैल्यू एडेड तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इधर उधर, है ना? तो ये एक तरीका है। क्लियर? ठीक है जी। अब सर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं फ्रॉड ये सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। जब आप करोगे ना, सब कुछ ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो फाइनल गुड्स की वैल्यू के इक्वल ही है। 4 एग्जाम्पल ले लो, जैसे एक ब्रेड वाला हो गया, एक डस्टर वाला ले लेना, ठीक है, उसमें भी एग्जाम्पल ले लेना। जैसे मैंने 60-40 का एग्जाम्पल ले लिया, 40 की व्हीट लग रही है, 60 की ब्रेड बनाई, वैसे ही डस्टर में कुछ इंटरमीडिएट कर लेना। जब आप ऐड करोगे ना आपको पता चलेगा कि फाइनल गुड की वैल्यू के ही है इक्वल। जैसे कि सिंपल सी बात है, मैं बताता हूं, 2 प्रोड्यूसर है, ठीक है, एक क्या करता है, एक की वैल्यू एडेड है 60 माइनस 40, 40 क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरे की वैल्यू एडेड क्या होगी? मान लो 100 माइनस 60, ठीक है जी, ठीक है। अब ऐसा है कि ना इसने गुड बनाया एक, जो इसने फाइनल गुड बनाया वो इसका इंटरमीडिएट गुड था। समझ आई बात? इसने व्हीट से ब्रेड बनाई, ब्रेड ये निक बेकर्स के पास गई और निक बेकर ने 100 रुपए का सैंडविच बेच दिया, ये मान लो।
अब मुझे बताओ जीडीपी क्या होनी चाहिए, जीडीपी क्या होनी चाहिए इस इकोनॉमी की, यही है, निक बेकर ही है पूरा, मान लो पूरी इकोनॉमी में जीडीपी क्या होगी इसकी, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, फाइनल गुड की वैल्यू क्या है 100 रुपए, जीडीपी 100 रुपए है, ठीक है। एक और तरीका जीडीपी कैलकुलेट करने का, दोनों की वैल्यू एडेड ऐड कर दो, ठीक है ना, ये चीज है। अब पता है क्या चक्कर है, एक आपने चीज इसमें मिस कर दी, जो आप कह रहे होगे कि अभी 60 रुपए आ रहा है, ठीक है, जिसने ये वीट दी है उसके भी तो कुछ इंटरमीडिएट गुड्स लगे होंगे ना, वो अभी मैं गिन नहीं रहा, उसके इंटरमीडिएट गुड में 0 मान के चल रहा हूं। जैसे फार्मर है, उसकी ना मान लो कोई कॉस्ट नहीं लगी और उसने वीट बना दी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फार्मर का भी वो प्रोडक्शन एग्जांपल लेंगे हम कि फार्मर की इंटरमीडिएट कॉस्ट है 0 और उसकी फाइनल गुड की कॉस्ट है, फाइनल मतलब जो वो बना रहा है 40। अब ये 3 लोग हैं पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, तीनों की वैल्यू एडेड क्या है, करो, इसकी 40, इसकी 20, इसकी 40, टोटल कितना आया 100। मैंने इंटरमीडिएट वाले बंदों की भी वैल्यू ऐड करी है, पर वो इक्वल किसके आ गया, फाइनल गुड के ही, 100 के इक्वल ही आ जाता है। कुछ है समझ, क्लियर हुआ या कंफ्यूजन है इसमें? सर जो वो 4 चीजें हैं, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, हाँ, हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ, 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 वो तो तीनों जगह अलग-अलग, तीनों जगह अलग अलग है, हाँ, वो भी इक्वल आएंगी। मान लो जैसे इसने 20 रुपए कमाए, ये 20 रुपए अपने वर्कर को भी देगा, खुद भी कमाएगा निक बेकर्स, ठीक है, सबको देगा। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं इनकी तनख्वाहें सारी होगी, इनकम्स होगी, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं इनकी सारी इनकम्स होगी, क्या होगी इन सबकी इनकम्स, है ना, इन सबकी इनकम्स ऐड करोगे तो यही आ रही है 100, राइट। दोबारा बताऊं, कौन कौन कहता है दोबारा बताया जाए? सर बट इंडिया में बीच में मिडलमैन भी तो आ जाता है। मिडलमैन क्या कर रहा है? सर फिर उसकी फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगी जो, हाँ मतलब मिडलमैन जैसे होलसेलर, रिटेलर, होलसेल को हम सर्विस में गिनते हैं। तो होलसेलर क्या कर रहा है, सामान बल्क में खरीद रहा है, बल्क में आगे बेच रहा है, कुछ अपना कमीशन रख रहा है, दैट कमीशन इज होलसेल सर्विस, तो वो सर्विस दे रहा है, उसके पैसे कमा रहा है, वैल्यू एडेड उसकी भी होगी, है ना। जैसे मान लो एक इकोनॉमी में फार्मर की हम इनपुट कॉस्ट 0 मान के चलते हैं, फार्मर किसी तरह बिना कुछ यूज करे 0 बजटिंग फार्मिंग करके वो 40 रुपए की वीट बना देता है, तो फार्मर की वैल्यू एडेड कितनी हुई, ये उसने वीट दी निक बेकर्स को, निक बेकर्स ने 60 रुपए की ब्रेड बनाई पर उसने 40 रुपए की वीट ली थी, तो निक बेकर्स की वैल्यू एडेड कितनी हुई, ये, ठीक है। सिमिलरली निक बेकर्स कह रहा हूं, ब्रेड मैन्युफैक्चरर कोई, ठीक है, ब्रिटानिया ले लो, अब यही ब्रिटानिया ने ब्रेड दी निक बेकर्स को, निक बेकर्स ने 100 रुपए का सैंडविच बेचा और उसकी ब्रेड कितनी लगी थी 60 रुपीज की, ठीक है। अब उसने 100 रुपए का सैंडविच बेचा है, मान लो यही इकोनॉमी में पार्टिसिपेंट है, ये इंटरमीडिएट गुड्स बना रहे हैं दोनों, फाइनल गुड बनाने वाला कौन है, ये, तो जीडीपी क्या होगी, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स क्या है 100, ठीक है। तो जीडीपी एक मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से हम कहते हैं कि लोगों ने कितना खर्चा करा सैंडविच पे 100 रुपए, तो ये आ गया। अब एक दूसरा तरीका है कि इन तीनों की वैल्यू एडेड ऐड कर दो, इसकी कितनी हुई 40, इसकी हुई 20, इसका हुआ 40, आपने तीनों को ऐड करा तो भी कितना आ रहा है, तो ये दो मेथड से हो गया ना, सेम ही आ रही है जीडीपी, है ना, एक्सपेंडिचर भी कर दिया और वैल्यू एडेड भी कर दिया, दोनों से सेम आ रहा है। सिमिलरली इनकम से भी सेम ही आएगा, कोई भी तीनों मेथड जो हम करने वाले हैं इनमें से कोई भी इंप्लॉय करो जीडीपी सेम ही आएगी, ठीक है जी। फार्मर का एक्सपेंडिचर 20 हुआ तो 20 वाला जो बना रहा है उसका भी गिनेगा, कहीं से तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, कोई सीड्स बना रहा है ना, या कोई एग्जैक्टली कहां से शुरू हो रहा है वहां से तो देखा जाएगा ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये चीज है, चलो किसी का फोन बज रहा है, आवाज नहीं आ रही तुम्हें, मुझे ही आ रही है आवाज, बज रहा है, अच्छा एसी चल रहा है, ओके। चलो प्रोडक्ट में लिख दिया वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, दैट वुड बी वैल्यू एडेड
वैल्यू एडेड बाय टोटल जितनी भी फर्म्स हैं, दैट विल गिव यू GVA विच इज GDP ओनली। ठीक है जी। अब एक चीज याद रखना कि अभी यहां पे किसी ने बोला था कि कई बारी आप कोई चीज बनाते हो और वो अनसोल्ड रह जाती है पूरे साल। टीवी बनाए, 100 टीवी बनाए, 90 सेल हो गए, 10 रह गए। अब 10 आप सोचते हो अगले साल बेचूंगा, तो वो जो 10 रह गए ना, उन्हें हम इन्वेस्टमेंट में गिन लेते हैं इसी साल के। इसी साल जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी उसमें ऐड कर देते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट में। सो चेंज इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री कहेंगे उसे जो 10 टीवी रह गए, चेंज इन इन्वेंट्रीज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। क्लियर? ठीक है। 100 टीवी बनाए, 90 बिक गए, वो आपने जीडीपी में ऐड कर दिए। 10 जो नहीं बिके उन्हें भी आप ऐड करोगे बट एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो इस साल के टर्म में वो ऐड होंगे। नेक्स्ट वाले में फिर वो माइनस, नेक्स्ट वाले में चेंज इन इन्वेंट्री क्या होगी? नेगेटिव। क्योंकि वो 10 अगले साल जैसे क्या हुआ कि 100 टीवी आपके पास थे पहले से, मान लो इन्वेंट्री इतनी थी, चेंज इन इन्वेंट्री आपने 10 आपके अनसोल्ड रह गए, तो चेंज इन इन्वेंट्री एज इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 10। अगले साल जब आप इसे उतारोगे तो क्या होगा? 110 आपकी इन्वेंट्री है और उसमें से 10 माइनस हो गए तो अगले साल निकल जाएंगे। ठीक है। तो चेंज इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी थोड़ी सी। क्लियर? सर अगर वो बिकी नहीं, खराब ही हो गए, मतलब बड़े-बड़े या वो इतना नहीं, ये मैक्रो लेवल पे बात करें ना, जो छोटे मोटे लेवल पे तो पता नहीं बहुत कुछ हो रहा है कि सर अगर एक ये वेजेस लेने वाले बंदा एक कहता नहीं नहीं अप्पा किसी का लेते नहीं है, आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, वैसा कोई अगर हो जाए तो वेजेस भी ना गिने हम। नहीं नहीं नहीं, ये तो माइक्रो लेवल की चीजें होगी ना, हम मैक्रो लेवल पे चेक कर रहे हैं कि टीवी खराब ही हो जाए, किसी को बीमारी हो जाए, वर्कर को डेंगू हो जाए, तो एंटरप्रेन्योर को एड्स हो जाए। ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी उसका प्रॉफिट नहीं गिनेंगे हम। ठीक है। वो नहीं देखते हम। ठीक है। अच्छा, वो भी ऐसी चीज है ना कि आप जीडीपी ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो, आप प्लान करके थोड़ी चलते हो। खराब हो गए तो आप गिनते हो ना कि इतने इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं आपको, पर जीडीपी में तो ऐड करते हो ना आप पहले कि शुरू में इतनी हमारी एस्टिमेटेड जीडीपी थी पर इतना लॉस हो गया इकोनॉमी को, फ्लड आ गया या कुछ आ गया, ये चीजें। ठीक है जी। 1 क्या हुआ इसी में लिख लेना, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड में स्टार मार्क करके, चेंज इन इन्वेंट्रीज इज कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। ये एनसीईआरटी में हूबहू एग्जैक्टली यही लाइन लिखी है, चेंज इन इन्वेंट्रीज इज कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए ना बहुत सारी इकोनॉमिक्स को लेके बहुत सारी बुक्स हैं, किसी से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना मैक्रो इकोनॉमिक्स की 12th की एनसीईआरटी से आ जाएगा। आपको फील होगा कि इकोनॉमिक्स समझ आ गई आपको। क्यों? क्योंकि जब भी आप न्यूज़पेपर खोलोगे ना, उसमें जो जो टर्म्स लिखे होंगे, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, पीपीआई, जितने भी टर्म्स हैं सब आपको पता होंगे। आपको लगेगा कि मैं इकोनॉमिक्स के एडिटोरियल्स पढ़ सकता हूं अब, तो दैट मीन्स कि एक लेवल ऊपर हो गया है ना। कॉन्फिडेंस ये ज्यादा देगा, एनसीईआरटी ज्यादा देंगे जितना कि कोई भी बुक हो, वो बाद में ऐड ऑन कर लेना, बट ये एसेंशियल है एनसीईआरटी, स्पेशली 12th की। मतलब मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया था इस चीज से। ठीक है, आप सबको भी आएगा। ये जो टर्म्स हैं यही आपके न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में यूज होते हैं। ठीक है, आगे अब थोड़ी देर में हमने आज की क्लास में ये या कल की क्लास में सीपीआई, डब्ल्यूपीआई करना है। सीपीआई सुनते हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह, ये सारे क्लियर होंगे टर्म्स इधर। फिस्कल डेफिसिट सुनते होंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट सुनते होंगे, सारे उसी में दिए हुए। ओके, तो एसेंशियल है, एक्सट्रीमली क्रूशियल है ये एनसीईआरटी 12वीं की मैक्रो। ओके, चलो सेकंड मेथड है अपना एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड सेकंड। इसमें क्या होगा, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है, उस पे खर्चा हो रहा है, ठीक है, वो फर्म पे। तो मान लो ये फर्म है, कुछ कंज्यूमर गुड्स बनाती है, तो इस पे कंज्यूमर गुड्स का खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो इस पे जो कंज्यूमर गुड्स का खर्चा हो रहा है, लेट्स सपोज ये है CI। कुछ फर्म्स इन्वेस्टमेंट गुड्स बनाते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट गुड्स कौन से हुए?
हाँ तो कह दिया, हाँ मशीन टूल्स वगैरह कैपिटल गुड्स, ठीक है, तो वो होगा, उसको मैं कह देता हूं चलो, ठीक है, एक कोई फर्म है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट गुड्स भी बनाती है, कैपिटल गुड्स बनाती है, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। कुछ सामान गवर्नमेंट को भी बेचा जाता है, गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर होता है इस चीज पे कुछ, ठीक है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मैंने कर दिया जीआई। और कुछ सामान बाहर के लोग हमसे प्रोक्योर करते हैं, उनका भी तो हम पे, हमारी इकोनॉमी पे एक्सपेंडिचर है, वो हमसे प्रोक्योर कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं जब हम, तो हम पे खर्चा ही कर रहे हैं ना वो लोग, है ना, तो आप लिखोगे एक्सपोर्ट, ठीक है। अब ये हो गया एक फर्म का। ऐसे ही करते करते जब आप सारी फर्म्स का ऐड करोगे तो जीडीपी विल कम एज टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, टोटल कैपिटल गुड्स एक्सपेंडिचर, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब मैंने नेट एक्सपोर्ट्स क्यों लिखा है, जो एक्सपोर्ट मैं कर रहा हूं वो तो लोग खर्चा कर रहे हैं मुझ पे, बट कुछ ऐसा भी तो पैसा है जो पैसा हम फॉरेन फर्म्स पे खर्चा कर रहे हैं, समझ आया। जैसे मैं अगर ऐड करूंगा बाहर के लोग इंडिया पे खर्चा कैसे कर रहे हैं, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम भी तो बाहर के लोगों पे कुछ खर्चा कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, हम सऊदी अरेबिया पे नहीं कुछ खर्चा करते, हमें क्या देता है वो, ऑयल, हम इंपोर्ट करते हैं, तो नेट एक्सपोर्ट पता क्या होगा, टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। सो नेट एक्सपोर्ट वुड बी, आपकी एनसीईआरटी में यही एब्रीविएशन यूज करी है, एक्स मींस टोटल एक्सपोर्ट्स, एम मींस टोटल इंपोर्ट्स। व्हेन आप टोटल एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स माइनस कर देते हो यू विल गेट नेट एक्सपोर्ट। सो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या होगा, टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर गुड्स का, कैपिटल गुड्स का, गवर्नमेंट का और बाहर के लोगों का नेट हम पे कितना खर्चा हो रहा है, वो आपको देगा टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, है ना। बाहर के लोग भी तो हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए वो ही खरीद रहे हैं ना, तो वो चीज होगी, ये चीज लिख ली, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी वुड इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, वेयर सी स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी और ये नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है जी। गवर्नमेंट अपना, गवर्नमेंट के भी एक्सपेंडिचर्स वगैरह हैं, काम वगैरह है, गवर्नमेंट भी करेगी, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है इस केस में। बट ना जैसे एक चीज, हाँ जो मैंने पहले बोली थी, मैंने पहले बोला था ना, जो हमने मॉडल देखा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, उस मॉडल के हिसाब से गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, है ना, और एक्सटर्नल ट्रेड नहीं होना चाहिए, इसमें दोनों हो रहा है ना। पता ये चलता है कि ये होने के बावजूद भी सेम चीज है। सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल जो था ना, उसमें अजम्पशन क्या दी थी, वो आपको दिखाने के लिए कि पैसा घूमता ही रहता है इकोनॉमी में, पर अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है या गवर्नमेंट कुछ कर रही है इंटरफेरेंस, तो भी कैलकुलेशन मेथोडोलॉजीज में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी, वैल्यू एडेड से भी सेम आएगी वैल्यू, एक्सपेंडिचर से भी सेम आएगी, इनकम मेथड से भी सेम आएगी। और कभी भी आप, जब हम एक्सटर्नल सेक्टर करेंगे ना, उसमें एक और चीज बोली जाएगी, इंपोर्ट्स एक्ट एज लीकेज इन द इकोनॉमी, एक्सपोर्ट्स एक्ट एज इंजेक्शन इन द इकोनॉमी। इंजेक्शन कैसे, ये ऐड हो रहा है ना, ये माइनस हो रहा है ना, लीकेज, इंजेक्शन, ये चीज, ठीक है। लास्ट है इनकम मेथड, विच इज फेयरली सिंपल। इनकम मेथड, जीडीपी इज इक्वल टू वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रेंट पर टोटल। जीडीपी इज इक्वल टू टोटल वेजेस प्लस टोटल इंटरेस्ट प्लस टोटल प्रॉफिट प्लस टोटल रेंट। इनकम के ही फॉर्म्स है ना ये, एक बंदे को जो आ रहा है सबका ऐड कर दिया, तो आपको मिलेंगी टोटल वेजेस कितने इकोनॉमी में, टोटल प्रॉफिट कितना आया, टोटल इंटरेस्ट पेमेंट्स कितनी है और टोटल रेंट। क्योंकि ये जो चार चीजें मैंने अभी बताई ये क्या थी, फैक्टर इनकम्स, तो पूरे इंडिया की जब आप ऐड करोगे तो आपको पूरे इंडिया की इनकम पता चल जाएगी, दैट विल इक्वल टू जीडीपी। मेक सेंस, ठीक है। एक लाइन इसमें और ऐड कर लो इनकम मेथड में, व्हेन दीज फैक्टर पेमेंट्स are calculated, when these factor payments are calculated
for the entire economy, when these factor payments are calculated for the entire economy, they give us national income. National income. ठीक है, क्लियर? एक बारी गो थ्रू ये, ठीक है, 1 मिनट लगाना, ज्यादा नहीं, फिर हम थोड़ा सा पोर्शन और करते हैं आगे. ओके, क्या होगा जिनका इकोनॉमिक्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, ये जो सारी मैं बातें बोल रहा हूं एकदम से यू माइट फील दैट दिस इज टू मच इंफॉर्मेशन, एकदम से लगेगा. घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता. विद बाय मतलब जैसे ही कुछ दिन पास होंगे ना, आफ्टर पासिंग ऑफ सम डेज, वो एकदम आपके मसल मेमोरी का पार्ट बन जाएगा. आपको लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं था. ठीक है, अभी शुरू में एकदम से मिलती है ना इन्फॉर्मेशन, इट फील्स ऐसा इंटिमिडेटिंग. घबराना नहीं है और चलते रहने देना, पेशेंस के साथ करते रहो, बस रिवाइज करते रहना जरूर. ओके, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, हाँ कंज्यूमर गुड्स पे एक्सपेंडिचर सारा. ओके जी, ये पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड सेम होंगे. वो हमने एग्जांपल देखा था निक बेकर्स वगैरह वाला. ठीक है, नाउ जीडीपी पे अगर एक्सपेंडिचर मेथड से देखें, फाइनल गुड्स पे जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो कुछ एक्सपेंडिचर आपका हो रहा है कंज्यूमर गुड्स पे. ठीक है, कुछ आपका हो रहा है कैपिटल गुड्स पे. कैपिटल गुड्स जितने बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं पूरे इकोनॉमी में? ग्रोस इन्वेस्टमेंट. तो इसीलिए मैं यहां पे आई लिख रहा हूं. ठीक है, सी कंज्यूमर, आई कैपिटल गुड्स, बट आई इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. कुछ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है और कुछ एक्सपेंडिचर आप ही के गुड्स एंड सर्विसेज पे बाहर के लोग कर रहे हैं, तो वो आप ऐड करोगे. और कुछ आप ही के लोग बाहर के गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो वो आप, अब इसको हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स. टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट्स. ये हो गया आपका जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है जी, ये हेडिंग डालो. एक बात हमेशा याद रखना, यूपीएससी ने इस बात पे भी फंसाया हुआ है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीडीपी ग्रोथ रेट. आप जो जीडीपी के फिगर सुनते हो वो क्या सुनते हो? 7.5 से ग्रो कर रहे हैं, 7.2, वो होता है ग्रोथ रेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जीडीपी 100 रुपए की है और अगले साल 110 होगी, तो जीडीपी ग्रोथ रेट हुआ 10%. जो आप न्यूज़पेपर में फिगर्स पढ़ते हो, पर वो जीडीपी नहीं है. और वो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ना, वो जीडीपी नहीं है, वो सिर्फ ग्रोथ रेट है. क्लियर? जीडीपी होगी कुछ लाख करोड़ हमारी, ठीक है, उसमें कितना एडिशन हुआ है, उस वो परसेंटेज कितना एडिशन हुआ है, दैट इज गिवन एज 7.5 या 6.7, जो भी है. ठीक है, ये याद रखना हमेशा. कई बार इसी में कंफ्यूजन होती है. यूपीएससी ने पता क्या पूछा था? यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा था कि जीडीपी ग्रोथ रेट हैज बीन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इन इंडिया फॉर द पास्ट डेकेड. Statement number 1. Statement number 2. GDP has been fluctuating in India for the past decade. ठीक है, अब इसमें से उन्होंने पूछा है which of the following options are correct? 1 only, 2 only, both, none. क्या करोगे? None? क्यों? पहली स्टेटमेंट क्या थी?
GDP growth rate has been continuously increasing in the past decade. Has it? कभी आप 7 सुनते हो, कभी 6.7 सुनते हो, तो GDP growth rate तो फ्लक्चुएट कर रहा है. GDP has been continuously fluctuating in the past decade. Is it? No, because GDP तो बढ़ती जा रही है, चाहे 2% से बढ़ रही है, चाहे 4% से बढ़ रही है, चाहे 6% से बढ़ रही है, बढ़ तो रही है ना. GDP थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है, GDP ग्रोथ रेट फ्लक्चुएट कर रहा है. तो उल्टा होता, स्टेटमेंट होनी चाहिए GDP has been continuously increasing for the past decade, GDP growth rate has been fluctuating for the past decade. बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत करा, पर लग तो गलत रहा नहीं था. जब आपने अटेम्प्ट करोगे तब आपको गलत थोड़ी लगेगा, आपको ये लगेगा इतना इजी क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी वाले, डैडी जी पेपर देने आए हैं, ठीक है ना. ऐसे सोच के बाहर निकले होगे, आपने कहोगे यार पेपर तो फोड़ दिया आज, मजा आ गया, स्वाद ही आ गया, ठीक है. फिर आंसर की चेक करोगे, देखोगे यार सारे इंस्टीट्यूट तो आपका आंसर गलत कह रहे हैं. अरे इंस्टीट्यूट को ना अब आंसर की बनानी आती नहीं, वो जमाने गए, वो अल्टीमेट जमाने थे. बाद में कोई आपको विरला मिलता है जो आपको कहता है भाई तू ही गलत था, फिर आप उससे भी दोस्ती तोड़ लेते हो, चल बे तेरे को क्या पता. फिर आपको रियलाइज होता है अच्छा, आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे यार पेपर तो मेरा हुआ था, सिली मिस्टेक कारण रह गया. सिली मिस्टेक्स ही कराता है यूपीएससी, और उसका कोई काम नहीं है, उसका काम ही सिली मिस्टेक्स कराना है. इट इज एन एग्जाम ऑफ रिजेक्शन नॉट सिलेक्शन. बहुत सारे लोग अप्लाई करने आते हैं, उनको उनका काम है रिजेक्ट कैसे करा जाए, भीड़ को कैसे छांटा जाए, ये चीज है, ठीक है. तो हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और ये छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना. ओके, चलो, रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी. अब आपने देखना है कि जीडीपी क्या होती है, फाइनल वैल्यू ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ठीक है. मान लो 2012 में 100 रुपए की जीडीपी थी आपकी, दैट मीन्स 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, ठीक है. 2013 में नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इंक्रीज नहीं हुए, पर प्राइस डबल हो गए. ध्यान से सुनना इस बात को, जितनी गुड्स एंड सर्विसेज 2012 में बनी थी उतनी ही बनी 2013 में, बट प्राइस डबल हो गए. तो जीडीपी आपकी क्या आएगी, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो आप, प्राइस के हिसाब से ही करते हो. इस पेन की क्या वैल्यू है, प्राइस ही देखोगे, है ना. तो अगर प्राइस डबल हो गए तो पूरी जीडीपी भी डबल हो जाएगी, ठीक है. पर क्या जीडीपी एक्चुअली ग्रो करी थी या नहीं करी थी, नहीं, ठीक है, बस प्राइसेस डबल हुए थे. तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा कि आपकी जीडीपी 100% से ग्रो करगी, बट एक्चुअली गुड्स एंड सर्विसेज तो बढ़े ही नहीं थे. इसीलिए गवर्नमेंट्स ने या अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी में ये टर्म आया रियल और नॉमिनल जीडीपी. ये जो है ना, ये है नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी तो बड़ी है, रियल जीडीपी पता क्या होती है, रियल जीडीपी में आप प्राइसेस कांस्टेंट रख देते हो. आप क्या करते हो, एक ना बेस ईयर ले लेते हो, ठीक है, एक साल जिस साल में सारे प्राइसेस ना जनरली कांस्टेंट ही थे, ज्यादा मूवमेंट नहीं थी, ठीक है. मान लो वो साल है 2011-12. अब इस साल के प्राइसेस पे आप 2012 की भी जीडीपी देखोगे, 2013 की भी देखोगे, सारे जितने भी साल हैं आप सबकी जीडीपी कैलकुलेट करोगे, बट इन प्राइसेस पे. तो अगर जीडीपी में ग्रोथ या फॉल आता है तो वो क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज में ग्रोथ एंड फॉल होगा, क्योंकि प्राइसेस तो आपने कांस्टेंट कर दिए, है ना. कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट हुई जीडीपी को हम कहते हैं रियल जीडीपी, और इस साल के प्राइसेस पे कैलकुलेट हुई जीडीपी को हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी. अगर 2012 की जीडीपी हमने 2012 के प्राइसेस पे करी होती, 2013 की 2013 के प्राइसेस पे करी होती, तो उसमें कुछ फैक्टर तो ये होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हुए, कुछ फैक्टर प्राइसेस का भी तो होता है जो दिखाता है कि जीडीपी बढ़ी है. इन प्राइसेस पे कैलकुलेट करी हुई जीडीपी को हम कहेंगे नॉमिनल. कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करी हुई जीडीपी को हम कहेंगे रियल. कोई डाउट हो किसी को? हाँ, क्योंकि ये चेक करना है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, इन्फ्लेशन के चक्कर में आपकी जीडीपी ज्यादा आ रही है. सर मिनिमम एक्चुअल प्राइस वाला रियल होगा, मिनिमम एक्चुअल प्राइस नहीं, कांस्टेंट प्राइस. तो 2011-12 का प्राइस आपने ले लिया, इसी पे कैलकुलेट करोगे सारी वैल्यू, जब तक आप इसे अपडेट नहीं कर देते. अभी कह रहे हैं 2019 से 2017-18 को बेस ईयर बना देंगे, ठीक है.
अभी तक जितनी भी जीडीपी कैलकुलेट हो रही थी 2011-12 पे हो रही थी, उससे पहले 2004-5 पे हो रही थी। अब कुछ 2019-20 में 2017-18 को बना देंगे। सर नॉमिनल जीडीपी हमेशा ज्यादा रहेगी? हाँ बिल्कुल, हमेशा ज्यादा रहती है। जनरली क्या, हमेशा ज्यादा रहती है नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि इन्फ्लेशन तो एक कांस्टेंट फिनोमिना है ना। अनलेस इकोनॉमी में 2-3 सालों से डिफ्लेशन नहीं चल रही कि सस्ते हो ही जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, अगर सस्ते होंगे तो क्या होएगा, तो उल्टा हो जाएगा, है ना, रियल ज्यादा होगी, बट सस्ते होते नहीं है। इन्फ्लेशन चाहे 0.5% की हो, होती जरूर है, ठीक है। तो इसीलिए नॉमिनल जीडीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन रियल जीडीपी, यस ऑफ कोर्स, ठीक है। ग्रोथ रेट देखते हैं हम रियल वाला। हाँ, अब एक और बात, जब भी अगर आपके न्यूज़पेपर में या कहीं भी इकोनॉमिक सर्वे में, कहीं बुक में, क्वेश्चन में, अनलेस इट इज नॉट स्पेसिफाइड, अनलेस इन्होंने वो वर्ड नहीं लिखा नॉमिनल, तब तक आप मान के चलोगे कि अगर उन्होंने खाली जीडीपी लिखा है ना, दैट मींस रियल जीडीपी ओनली। जब तक वो स्पेसिफाई नहीं करते, नहीं हम नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, तब तक आप नॉमिनल नहीं मानोगे। अगर वो लिखते हैं खाली जीडीपी, दैट मींस रियल जीडीपी ओनली। और जो सेवन चल रही थी, जैसे रिसेंटली न्यूज में आई थी, तो वो 2011 और 12 के 2011-12 के प्राइसेस पे जो भी जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी आप सुन रहे हो, वो 2011-12 के प्राइसेस पे है। वो फिर बताते हैं कि रियल जीडीपी ग्रोथ रेट थी हमारी 6.7%, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी हुई 9.2%। ऐसे बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे वाले, ठीक है। ये चीज है, नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ रेट रियल जीडीपी के ग्रोथ रेट से ज्यादा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं, कुछ प्राइसेस भी तो बढ़ रहे हैं, है ना। तो एक तरह से रियल जीडीपी इज नॉमिनल जीडीपी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन। मेक सेंस, ठीक है जी, लिखो फिर। रियल जीडीपी, रियल जीडीपी इसमें लिखो, इट इज कैलकुलेटेड इन अ वे, इट इज कैलकुलेटेड इन अ वे such that, it is calculated in a way such that goods and services, are evaluated at some constant set of prices. Goods and services are evaluated at some constant set of prices. ठीक है। नॉमिनल होगा वैल्यू ऑफ जीडीपी एट करंट प्राइसेस। रियल क्या होता है, कांस्टेंट, नॉमिनल करंट, वैल्यू ऑफ जीडीपी एट करंट प्राइसेस, ठीक है। एट दिस मोमेंट द बेस ईयर इज, ठीक है। न्यूज में चल रहा है कि चेंज हो जाएगा, बट जब तक नहीं होता तब तक आप यही मान के चलो, रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। कोई न्यू सर्विस वो जो पहले 2011 में थी, तो उसका तो करंट रेट ले लेंगे। न्यू सर्विस जैसे जो अपडेट कर देते हैं प्राइसेस, नहीं प्राइसेस अपडेट कर देते हैं। जैसे ई कॉमर्स वगैरह से पहले थी, ई कॉमर्स की सर्विस है, अब मैं बताता हूँ। से ई कॉमर्स सर्विस नहीं थी, पर ई कॉमर्स वाले कर क्या रहे हैं, एक तरह से रिटेल होलसेल ही कर रहे हैं। तो जो रिटेल होलसेल के रेट थे उनके हिसाब से देख लेते हैं। हाँ, तो मैच सर्विस के हिसाब से देख लेते हैं। नहीं तो अगर बहुत सारी नई सर्विसेज आ गई तो उनको लगता है कि अब टाइम आ गया बेस ईयर अपडेट करने का, जैसे अभी ये सोच रही हूँ। हाँ, तो अपडेट कर देते हैं, ठीक है, ये चीज है। एक और कैटेगरी है, वो भी कर लेते हैं। लिखो, हेडिंग ऐसे डालो, सम अदर मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, सम अदर मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। First is GNP. First is GNP. GNP would stand for Gross National Product. ठीक है जी, लिखो GNP is equal to GDP
प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगी? जितनी भी फैक्टर इनकम्स हैं जो अपने बंदे बाहर से कमा रहे हैं वो आप ऐड करोगे, जो बाहर के बंदे इंडिया से कमा रहे हैं वो आप माइनस कर दोगे, तभी वर्ड आता है नेट। समझ आई? जीडीपी और जीएनपी में एक फर्क है, ठीक है? जीडीपी और नहीं इधर देख ले, इधर कोई बात नहीं। जीडीपी और जीएनपी में एक फर्क है। जीडीपी इज टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिक बाउंड्री में इन इंडिया। जीएनपी इज टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस, चाहे वो कहीं भी हो, ठीक है? तो उसमें आप क्या करोगे? जीडीपी में ऐड करोगे जो अपने बंदे बाहर कमा रहे हैं, नेशनल इनकम अपने बंदे बाहर कमा रहे हैं, और माइनस करोगे जो बाहर के बंदे इंडिया में कमा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? जीएनपी वुड इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होती है वो नेट फैक्टर इनकम? रेंट होगा बाहर से कमा रहे होगे, वेजेस कमा रहे हैं अपने बंदे, कमा रहे हैं गल्फ से वेजेस वगैरह, ठीक है? प्रॉफिट भी कमा रहे हैं अपने बंदे बाहर से, टाटास वगैरह, और बाहर के टोयोटा के जो हैं कौन है ओनर्स? कोरियंस, वो इंडिया से भी कमा रहे हैं। वो माइनस होगा या प्लस होगा? माइनस होगा, एग्जैक्टली। तो वही प्लस माइनस करोगे तो उसको आपको मिलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नाउ जस्ट वन क्वेश्चन, इंडिया के केस में जीडीपी बड़ा है या जीएनपी? जीडीपी बड़ा होगा या जीएनपी बड़ा होगा? जीडीपी बड़ा है। नहीं सर, जीएनपी बढ़ेगा। जीएनपी नेशनल रीजन पे है। जीडीपी तो इंडिया की बाउंड्री के अंदर है, जीएनपी में अपने बंदे बाहर हैं। पर आप कह रहे हो कि अपने बंदे जो बाहर से कमा रहे हैं, बाहर के बंदे भी तो इंडिया में काम कर रहे हैं, तो क्या बड़ा होना चाहिए? जीडीपी बड़ा है। क्यों? सर बाहर के बंदे ज्यादा, इंडिया में एफडीआई ज्यादा है बाहर। एफडीआई नहीं है इसमें, मतलब सर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कंपनी इंडिया में। अगर देखा जाए तो बाहर के बंदे यहाँ पे आके ज्यादा पैसा कमाते हैं। बाहर के बंदे। कंपनीज या फिर चलो एक मैं बात बता देता हूँ, इंडिया को कहते हैं इंडिया अर्न्स द हाईएस्ट रेमिटेंसेज इन द वर्ल्ड। सर रेमिटेंसेस तो फिर ज्यादा है इंडिया। सुन तो लो। इंडिया अर्न्स द हाईएस्ट रेमिटेंसेज इन द वर्ल्ड, बट रेमिटेंसेज इज जस्ट वन पार्ट, वेजेस। आपको क्या लगता है इंडिया की कंपनीज बाहर से ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं या बाहर की एमएनसीज इंडिया में ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं? बाहर की ज्यादा, तो वो बहुत ज्यादा है, तो नेट पॉजिटिव होगा या नेट जो है वो नेगेटिव होगा? नेगेटिव। सो जीडीपी इन इंडिया इज मोर देन जीएनपी, एंड दैट इज द केस विद ऑलमोस्ट ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है? वहां पे पैसा एमएनसीज डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा काम करती हैं एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज के लोग बाहर ज्यादा काम करते हैं, ठीक है जी? ठीक है, बाकी हम कंटिन्यू करते हैं।